जय हिंद दोस्तों। मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक एग्जाम 2017 में पूछे गए एमपीजी के जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 की 19 जुलाई की तीसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष में इंदौर में आयोजित एक मैच में अपने दोहरे शतक की पहली पारी खेली थी। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था। तो जल्दी से इसका आंसर लगाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2011 में। वीरेंद्र सहवाग ने वर्ष 2011 में इंदौर में आयोजित एक मैच में दोहरे शतक की पारी खेली थी। वीरेंद्र सहवाग ने यह रिकॉर्ड इंदौर के होलकर स्टेडियम में बनाया था। सहवाग ने इस मैच में 219 रनों की पारी वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली थी। तो एक क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में और पूछा गया था, वीरेंद्र सहवाग ने अपने दोहरे शतक की जो पारी है वह किस टीम के खिलाफ खेली थी। तो वेस्टइंडीज के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था वीरेंद्र सहवाग ने। तो दोनों ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको अतिरिक्त याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, चिंकारा स्थानीय रूप से तैयार किए गए वाद्य यंत्र हैं जो कि भर्तृहरि लोक कथाओं के पाठ में उपयोग किए जाते हैं। वास्तव में यह किसका एक रूप है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, सारंगी का एक वास्तविक रूप है। चिंकारा स्थानीय रूप से तैयार किया गया एक वाद्य यंत्र है जो कि भर्तृहरि लोक कथाओं के पाठ में उपयोग किया जाता है, जो वास्तव में सारंगी का एक रूप है। अब यहां से एक क्वेश्चन आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि किस वाद्य यंत्र का उपयोग भर्तृहरि लोक कथाओं के पाठ में किया जाता है। तो आपका आंसर होगा चिंकारा वाद्य यंत्र का उपयोग भर्तृहरि लोक कथाओं में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य कार्यशील हीरे की खानें हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी हीरे की खानें हैं जो कि कार्य कर रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 0। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश तथा भारत में प्रथम स्थान पर है। और हीरा जो होता है इसकी आकृति चतुष्फल की होती है और यह कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। तो यहाँ पर हमने साइंस के भी 2 प्रश्न पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016 और 2017, एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022 और एमपी पटवारी एग्जाम 2017, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एमपी गवर्नमेंट द्वारा आयोजित किए जाने वाले ग्रुप 2 और ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के क्वेश्चन भी आप पेपर भी सॉल्व देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और इन सभी के लिए हम मॉडल पेपर भी लाने वाले हैं। जैसे ही एग्जाम आती है आप सभी के लिए मॉडल पेपर लाए जाएंगे और सभी के लिए 100+ मॉडल पेपर लाए जाएंगे। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इन सभी की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगर घाटी के ऊपर से देखा जाए तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, घोड़े की नाल की तरह। अगर घाटी के ऊपर से देखा जाए तो पातालकोट जो है यह घोड़े की नाल की आकृति का दिखाई देता है। पातालकोट में मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति भारिया जनजाति निवास करती है, जिसे जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा भारिया जनजाति। और यह पूछा जा सकता है कि पातालकोट में, छिंदवाड़ा के पातालकोट में कौन सी जनजाति सदियों से निवास करते आ रही है, तब भी आपका आंसर होगा भारिया जनजाति। तो यहाँ पर इसके अतिरिक्त हमने 2 क्वेश्चन और देख लिए। तो इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा हर वीडियो में, ताकि आपका नॉलेज एमपीजीके के बारे में और बढ़ता जाए। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ज्ञान दूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से शहर में शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धार। ज्ञान दूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने धार शहर में शुरू की थी। तो यह 2017 का करंट अफेयर था, इसलिए आप इसे छोड़ भी सकते हैं, नहीं पूछा जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शंकर दयाल शर्मा ने किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की? कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1992 में। शंकर दयाल शर्मा ने वर्ष 1992 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म भोपाल में हुआ था। तो यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि यह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे और इनका जन्म कहां हुआ था। यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो भोपाल में इनका जन्म हुआ था। तो यहां पर 3 क्वेश्चन जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में से रिलेटेड पूछे गए थे हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कला परिषद कब स्थापित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1952 में मध्य प्रदेश में कला परिषद की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कला परिषद, तो यहां पर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण तांबा अयस्क उत्पादक जिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बालाघाट जो है यह एक महत्वपूर्ण तांबा अयस्क उत्पादक जिला है। बालाघाट में स्थित मलाज खंड तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर ताम्र अयस्क की 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी परत पाई जाती है, जिसमें 193 मीट्रिक टन तांबे का भंडार है। इसलिए मलाज खंड को तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कहां स्थित है? बालाघाट जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त दोनों। सीधी और शहडोल दोनों ही जिले किस नदी घाटी में आते हैं? तो सोन नदी घाटी के अंतर्गत आते हैं। और सीधी में मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कमार जनजाति निवास करती है। यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित राजनीतिज्ञों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था इनमें से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और यह भारत के प्रधानमंत्री पद पर भी रह चुके थे। इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहां पर रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे, एक तो पूछा गया था अटल बिहारी वाजपेयी से, यही क्वेश्चन पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के। तो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और पूछा गया था राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहां हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। तो आप लोगों को वह वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर भी आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश कौन सा पत्थर की नक्काशी का केंद्र है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर। मध्य प्रदेश ग्वालियर पत्थर की नक्काशी का केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है वह पत्थर पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1981 में। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को वर्ष 1981 में राज्य वृक्ष घोषित किया था और बरगद की फाइकस बेनगेलेंसिस प्रजाति को राज्य की वृक्ष घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, तवा नदी। तवा नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है। तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद जिले की महादेव पर्वत श्रेणी की कालीभीत पहाड़ियों से होता है और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वह तवा
पानी का जो जल संग्रहण क्षेत्र है तवा डैम का, उसी के आसपास पूरा बसा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को MPSI एग्ज़ाम 2016 और 2017 और MP फॉरेस्ट एग्ज़ाम 2017 के और 2013 के सभी शिफ्टों के पेपर्स के वीडियोस देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर इनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। और यदि आप लोगों को इन सभी एग्जाम्स के अलग अलग चैप्टर जैसे कि जीके, रीजनिंग, मैथ्स, MP जीके, साइंस, इन सभी की अलग अलग PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध सितार वादक थे, नाटककार थे, राजनीतिक थे या वैज्ञानिक थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नाटककार थे। सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध नाटककार थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हलाली जलाशय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया हलाली जलाशय या हलाली परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विदिशा जिले में। हलाली जलाशय या हलाली नहर द्वारा विदिशा तथा रायसेन जिलों में सिंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभ पहुंचाएगी? पूछा गया है केन बेतवा लिंक परियोजना या फिर नदी जोड़ परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश के साथ किस और राज्य को लाभ पहुंचाने वाली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश राज्य को। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य को लाभ पहुंचाएगी। अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई यह परियोजना देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने में से एक महत्वपूर्ण पहल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के राज्य आनंदम संस्थान के विकास के लिए जिम्मेदार कौन है? तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इनमें से किस सूचकांक के लिए राज्य आनंदम संस्थान की स्थापना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, खुशी सूचकांक। मध्य प्रदेश राज्य सरकार राज्य आनंदम संस्थान को स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य है, जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। और यह किस लिए शुरू किया गया है? तो खुशी सूचकांक को बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया, इसके विकास के लिए शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1982 में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा भोपाल में। स्थापना कब की गई? वर्ष 1982 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शाही किला कहाँ स्थित है? द शाही किला इज सिचुएटेड एट। तो यहाँ पर पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, बुरहानपुर में। शाही किला बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर जिले में स्थित शाही किला ताप्ती नदी के पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण फारूकी शासकों के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश देश में किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बताइए मध्य प्रदेश देश में सेब, संतरा, सोयाबीन और चावल में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश या सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश तिलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज ही के दिन हम देखिए 19 जुलाई 2017 में 3 बजे वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे अब हम उसे पढ़ेंगे। जीके जीएस के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिसके द्वारा पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ी आंत्र अवशोषित करती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो बड़ी आंत होती है वह किसे अवशोषित करती है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, जल को अवशोषित करती है। जो बड़ी आंत होती है हमारी वह जल को अवशोषित करती है। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है यदि आपसे पूछा जाए तो वह होता है छोटी आंत में। तो दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बड़ी आंत
जल का अवशोषण करती है और छोटी आंत जो होती है इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण कैसा होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से एक राइट आंसर आपको लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना। गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह का जो त्वरण होता है वह लगभग पृथ्वी की सतह का 1/6 गुना होता है। कम गुरुत्व के कारण ही किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम होता है। मान लीजिए पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 किलोग्राम की है तो वह चंद्रमा पर कितनी होगी, 60 का 1/6। इसका मतलब कितने किलोग्राम की होगी, 10 किलोग्राम की होगी। तो यह जो भार में अंतर आता है किस वजह से आता है, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। चंद्रमा का गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व की अपेक्षा 1/6 गुना है, इतना कम है, इसलिए इसके भार में अंतर आता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 कम होता है। जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब जो होता है वह कम होता है, जिस वजह से पर्वतों पर पानी का बाष्पीकरण जल्दी हो जाता है और खाना देरी से पकता है। और यदि आप अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो दाब कम होने से आपने देखा होगा कि जो पर्वतारोही होते हैं उनकी नाक से खून भी निकलता है। तो यह किस वजह से होता है कि पर्वतों पर जो दाब होता है वह शरीर के दाब से कम हो जाता है। तो हमारा जो ब्लड होता है उसका जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब के कारण हमारे शरीर में रहता है, लेकिन जब पर्वतों पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वह कम हो जाता है। तो हमारे खून का जो दाब होता है वह अधिक होता है, इस वजह से नाक से खून भी निकलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्ट का उपयोग खालिस्तान के उत्पादन में किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 एल्कोहल के उत्पादन में। ईस्ट का उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। रुकिए एक मिनट, यहां पर पूछा गया है ईस्ट का उपयोग खालिस्तान के उत्पादन में किया जाता है तो एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। और ईस्ट जो होता है यह किण्वन में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, स्तनियों में मादा द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 एस्ट्रोजन के द्वारा। स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा विकसित होते हैं। महिलाओं में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन लैंगिक हार्मोन पाए जाते हैं तथा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन पाया जाता है। तो यह आपसे अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक दूरी, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है या धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 सदैव धनात्मक होती है। एक दूरी जो होती है वह सदैव धनात्मक होती है। चाल अथवा दूरी में दिशा नहीं होती है, इनका परिणाम इसलिए हमेशा धनात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्थिर विद्युत, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कभी कभी प्रवाहित होती है, इनमें से कोई नहीं, परिपथ में प्रवाहित होती है और प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रवाहित नहीं होती। स्थिर विद्युत जो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यह प्रवाहित नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा नेत्रहीन छात्र द्वारा अम्लीय क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा नेत्रहीन छात्र द्वारा अम्लीय क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 वनीला आसव का उपयोग नेत्रहीन छात्रों द्वारा अम्लीय क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी प्रतिक्रियाशील है जिसे केरोसिन में रखा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा प्रतिक्रियाशील तत्व है जिसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 सोडियम। सोडियम धातु जो है यह अत्यधिक क्रियाशील होती है, या जैसे ही वायु और जलवाष्प के संपर्क में आती है जल उठती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह Na परमाणु क्रमांक 11 होता है। और सोडियम धातु जो होती है या
ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अति मुलायम धातु होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आंसर होगा सोडियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चूना। चूना जो है यह जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता है। चूने के पानी का रंग दूधिया जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaO जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2 जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो दोनों ही नाम आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनका सूत्र भी पूछा जाता है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र CaO और बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH2। नाम पूछा जाए तो CaO का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। दोस्तों यदि हरित लवक की जगह यहां पर आपको ऑप्शन में पत्तियां मिलती हैं तब भी आपका आंसर पत्तियां ही होंगी। तो हरित लवक पादपों की पत्तियों में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के सहायक होता है, इसलिए पादपों का रसोई घर पत्तियों को कहा जाता है। और रसोईया किसे कहा जाता है, तो हरित लवक को, खाना बनाने वाला हरित लवक, और रसोई घर की बात की जाए तो पत्ती। तो यहां पर ऑप्शन में नहीं था इसलिए हरित लवक इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हरित लवक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बल की मानक इकाई क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है बल अर्थात फोर्स की मानक इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 न्यूटन। बल की मानक इकाई होती है न्यूटन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पृथ्वी सतह के समीप कैसी वायु ऊपर उठती है जबकि कैसी वायु नीचे आती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठंडी और गर्म में आपको अंतर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी की सतह के समीप गर्म वायु ऊपर उठती है और जबकि जो ठंडी वायु होती है यह नीचे आती है। गर्म वायु जो होती है यह हल्की हो जाती है, इस वजह से यह वायुमंडल में ऊपर चली जाती है, और ठंडी वायु इसका स्थान लेने नीचे आ जाती है क्योंकि यह थोड़ी सी भारी होती है गर्म वायु की अपेक्षा। तो यह इसमें भार अधिक होता है तो यह नीचे आती है और हल्की वायु कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो पृथ्वी की सतह के समीप गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि ठंडी वायु नीचे आती है, और यही कारण होता है थल समीर और समुद्र समीर बनने का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंडे का आवरण किससे बना होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है अंडे का आवरण किससे बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का बाहरी आवरण जो सफेद कलर का होता है, जिसे हम छिलका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है नर में शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 वृषण में। नर में शुक्राणु जो होते हैं यह वृषण में उत्पन्न होते हैं, और शुक्राणु जो होता है यह मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। दोनों ही आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव का सेम आकृति का उत्सर्जी अंग कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मानव का कौन सा उत्सर्जी अंग है जो सेम की आकृति का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 वृक्क, किडनी। मानव शरीर की जो किडनी या वृक्क होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, सेम आकृति की होती है, और मानव में एक जोड़ी वृक्क या किडनी पाई जाती है और इसका भार जो होता है लगभग 150 ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्वारेजिया क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि एक्वारेजिया क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 3HCl + 1HNO3। तो इन्हें मिलाने पर क्या तैयार होता है, एक्वारेजिया तैयार होता है। इसका नाम जो होता है वह होता है नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे अम्ल राज के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, धुलाई के सोडे रासायनिक सूत्र क्या है। धुलाई का सोडा अर्थात धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 Na2CO3 × 10H2O। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है 2000
22 कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदीप्ति वाला प्रकाश स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 सूर्य। सूर्य जो है यह प्राकृतिक प्रतिदीप्ति वाला प्रकाश स्रोत है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के छोटे परमाणु जो होते हैं वह संलयन करके एक बड़े नाभिक का या परमाणु का निर्माण करते हैं। संपूर्ण सौरमंडल में ऊर्जा का जो स्रोत है वह कौन है? सूर्य है, और यह सौरमंडल का प्रधान भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप लोगों को इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। और एमपीजीके की बेस्ट पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है जहां पर 1250 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे एमपीजीके का आपका पूरा पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।